एशियन कंट्रीज़ में, खासकर हिंदुस्तान में आम लोगों की धारणा है कि ज़िंदगी भर जो हमने कमाई की, हमने सेव किए, हमने प्रॉपर्टी बनाई, वो मेरे बाद मेरे बच्चों को या मेरे किथ एंड किन्स को या जिसको मैं चाहता हूं और जिस अनुपात में चाहता हूं उस अनुपात में ये प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र, स्थानांतरण बिना किसी हील हुज्जत के हो जाए। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी आपके बच्चों के पास या आपके किथ एंड किन्स या जो लव्ड वंस हैं उसके पास जिस अनुपात में देना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपना वसीयत यानी विल बनवाना पड़ेगा। जैसे ही विल और वसीयत बनवाने की बातें होती हैं, तो अगला सवाल हमारे मन में आता है कि विल या वसीयत बनाने के बाद क्या इसको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। आज हम चर्चा करेंगे कि यदि विल और या वसीयत को रजिस्टर्ड कराना जरूरी ही है, या यूं कह लें कि विल को रजिस्टर्ड कराने से कुछ हमको एडिशनल सिक्योरिटी मिलती है, तो आखिर इस विल को रजिस्टर्ड हम कैसे कराएं। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको लगे कि कुछ विशेष जानकारी मिली जो पहले से आपको नहीं पता थी, या यह वीडियो आपको पसंद आया हो, इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है या आपको ये वीडियो ही पसंद ना आया हो, तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग या डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विल को रजिस्टर्ड करना जरूरी है या जरूरी नहीं है। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के अनुसार दोनों तरह के विल, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, एक्सेप्टेबल है। इसके साथ एक ही कंडीशन है कि इस विल को प्रॉपरली लिखा जाए और इसको प्रॉपरली साइन किया जाए। लेकिन इसके बावजूद यदि आप विल को रजिस्टर्ड कराते हैं तो कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहला फायदा है रजिस्टर्ड विल का कि रजिस्ट्रेशन कराने से, विल का रजिस्ट्रेशन कराने से आपको एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी मिलती है यदि आप कंपेयर करें अनरजिस्टर्ड विल से। तो दूसरी जो सुविधाएं, दूसरी जो फायदे हैं कि आप जब नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि आपके लीगल हीयर्स के बीच आपस में कुछ कानूनी विवाद हो, और यदि आपका विल रजिस्टर्ड है तो ये विवाद होने की संभावनाएं काफ़ी कम है। तीसरा फायदा है कि चूंकि आप आप और आपके विटनेस सिग्नेचर करते हैं सब रजिस्ट्रार के सामने, तो ये प्रूफ करता है आपके जेन्युइन इंटेंशन को, और ये भी प्रूफ करता है कि जो आपने सिग्नेचर किए हैं वो बिना किसी दबाव के किए हैं और ना ही इस सिग्नेचर में कोई फॉर्जरी है। विल को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इसकी ओरिजिनल कॉपी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में स्टोर हो जाती है, चूंकि तो इससे ये इसकी सेफ्टी बढ़ जाती है, और चूंकि ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में स्टोर होती है तो इसकी कम संभावनाएं हैं कि वो कहीं गुम हो जाए, डिस्ट्रॉ हो जाए या कोई उसमें फॉर्जरी कर ले। तो ये तो थी रजिस्टर्ड विल के फायदे। लेकिन मैं फिर रिपीट कर दूं कि विल को रजिस्टर्ड कराना इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के हिसाब से कोई जरूरी नहीं है। दोनों ही रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड विल, दोनों ही विल एक्सेप्टेबल है। अब चर्चा कर रहे थे कि यदि हमें, चूंकि एडिशनल सिक्योरिटीज, एडिशनल बेनिफिट रजिस्टर्ड विल में है, तो हम चाहते हैं कि अपने विल को रजिस्टर्ड करा लें। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रजिस्ट्रेशन विल का हम कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है ड्राफ्ट योर विल क्लियरली एंड कंप्लीटली। सीधे साफ शब्दों में इसके कहूं तो सबसे पहला स्टेप आपके पास होना चाहिए कि आपकी जो जो प्रॉपर्टी या एसेट्स हैं, यानी उदाहरण के तौर पे बैंक अकाउंट्स में पैसे हैं, फिक्स डिपॉजिट्स हैं, सेविंग में हैं या कई और सारे बैंक्स में हैं, हो सकता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स हों, म्यूचुअल फंड्स हों, हो सकता है कि ज्वेलरी हो कुछ आपके पास, हो सकता है कुछ लैंडेड प्रॉपर्टी भी हो। तो जो भी एसेट्स आपके हैं उसको लिस्ट कर लें, और इन प्रॉपर्टीज को आप किस लीगल हीयर्स को या किस व्यक्ति को आप देना चाहते हैं उसका भी लिस्ट बना लें। लिस्ट बनाने के बाद ये तय करें कि हर एक लीगल हीयर्स या जो बेनिफिशियरी हैं उसको कौन सी प्रॉपर्टी किस अनुपात में दी जाएगी। रखें कि विल की भाषा सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, जिससे कि आप जब ना रहें उस भाषा के बेसिस पर कोई उसको मिस इंटरप्रिटेट ना कर ले या कुछ कंफ्यूजन पैदा ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ड्राफ्ट विल जब बन गया इट मस्ट बी साइन बाय यू, मतलब आप उसमें जरूर दस्तखत करें
और ये दस्तखत दो इंडिपेंडेंट विटनेस के सामने करें, और विटनेस भी इस बात की तस्दीक करेगा विल में कि इन्होंने हमारे सामने इस विल पे दस्तखत किए हैं। दूसरा स्टेप है विजिट द सब रजिस्ट्रार ऑफिस विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स। अभी आपने विल को ड्राफ्ट कर लिया, जितनी प्रॉपर्टी थी या जो लीगल ईयर्स थे या बेनिफिशियरी थे सबका लिस्ट बना लिया और उसमें लिख दिया कि भाई किसको किस अनुपात में कौन सी प्रॉपर्टी मिलेगी। इसके बाद इस ड्राफ्ट विल को लेकर आप सब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे, साथ में अपनी फोटो आईडी, अपना एड्रेस प्रूफ ये भी साथ लेके जाएं। इसके बाद द थर्ड स्टेप इज विटनेस आइडेंटिफिकेशन एंड साइंड। आप जब डॉक्यूमेंट लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस सब रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे तो साथ में दो इंडिपेंडेंट विटनेस भी ले जाएं। इंडिपेंडेंट विटनेस जो भी है उनको उनकी अपनी फोटो आईडी भी होनी चाहिए, और ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद रजिस्ट्रार के सामने आप और वो दो इंडिपेंडेंट विटनेस उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, या कहीं कहीं प्रक्रिया के हिसाब से पहले रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करना पड़ता है फिर साइन होता है, जो भी प्रक्रिया हो ये रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करें। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, लेकिन हर स्टेट में ये फ़ी काफ़ी अफोर्डेबल है, काफ़ी कम होता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। द फिफ्थ स्टेप इज विल गेट्स रजिस्टर्ड एंड सिक्योरली स्टोर्ड। एक बार आपने आपके विटनेस ने दस्तखत कर दिए, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन फी पे कर दिया गया, एक बार ये वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद ये रजिस्टर्ड हो जाता है, और रजिस्टर्ड जब हो गया तो ये गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में स्टोर हो जाता है। आप चाहते हैं कि इसकी एक कॉपी आपके पास रहे तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी आप निकलवा सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी है आपके नहीं रहने के बाद आपके लीगल ईयर या जो भी बेनिफिशियरी हैं वो इसको देख सकते हैं। और अंतिम यानी छठा पॉइंट है कुछ ऐसे पॉइंट्स जो रजिस्ट्रेशन कराने के पहले आपको जानना जरूरी है। महत्वपूर्ण बिंदु है रजिस्ट्रेशन कराने के पहले या विल लिखने के पहले, वो ये है कि आप विल को कितनी ही बार लिख सकते हैं, कितनी ही बार रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसका मतलब आपकी इच्छा है कि आपके दो बच्चे हैं, दोनों को आधे आधे दे दिया जाए। कल यदि लगे आपको कि नहीं ये प्रोपोर्शन ठीक नहीं है, इसको 60-40 कर दिया जाए, तो उसको 60-40 भी कर सकते हैं। इसका मतलब रजिस्टर्ड विल भी चेंज हो सकता है, मॉडिफाई हो सकता है, लेकिन आपके मृत्यु के पहले जो सबसे लेटेस्ट विल रजिस्टर्ड होगी वही फाइनल विल मानी जाएगी। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट और पॉइंट से ध्यान रखें कि जब आप विल लिखें तो आप किसी मानसिक दबाव में, किसी डर का या दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि विल साइन करने के समय आपको मेंटली साउंड रहना जरूरी है। ये प्रूफ करना पड़ेगा, अदरवाइज हो सकता है अपोजिट पार्टी कह दे कि आप मेंटली साउंड नहीं थे। आपको बिना किसी दबाव में विल को साइन करना चाहिए। ये वीडियो क्लोज होने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं कोई एडवोकेट नहीं हूं, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं हूं, मैं कोई कंसल्टेंट नहीं हूं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई जरूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि मेरी बातों से असहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ ये जरूर बताएं कि आप हमारे किस बिंदु पर किस बात से सहमत नहीं हैं। थैंक यू।